रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज मैं केमिकल काइनेटिक्स से आपका लास्ट टॉपिक लेके आया हूं बच्चों। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस साल कुछ बोर्डों ने इस टॉपिक को हटा रखा है, कोरोना के चलते इसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अब भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और वैसे भी जब भी परीक्षाएं होती है बोर्ड की, इस टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित आता है। यदि यह सिलेबस में है तो हेडिंग लगा रहे हैं बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर की तापमान पर क्या निर्भरता होती है। इससे पिछले कालांशों में हमने रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी सांद्रता में संबंध देखा था। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग का संबंध तापमान में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं बच्चों? हम देख रहे हैं रेट वर्सेस टेम्परेचर। इस बात की हम स्टडी करेंगे आज के कालांश में, जो कि आपका केमिकल काइनेटिक्स का अंतिम कालांश है। सामान्यतः हम जानते हैं बच्चों, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में, सभी में नहीं कहेंगे हम, लेकिन अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, यदि ताप बढ़ाते हैं, क्या करूं मैं, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। अर्थात तापमान बढ़ाने से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रेट सामान्यतः इंक्रीज हो जाती है। इस बात की व्याख्या हम अलग अलग तरह से करते। सामान्यतः रेट ऑफ रिएक्शन हम जानते थे, रेट ऑफ रिएक्शन होती थी K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता था उसका एक्टिव मास जो आता था उसके प्रोपोर्शनल होती थी। यह हम जानते थे। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वह टेम्परेचर बढ़ाने से तो बढ़ती है, और रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के भी प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी और रेट कांस्टेंट का मान भी बढ़ेगा, दोनों वैल्यू बढ़ेंगे। अर्थात K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यह भी इंक्रीज हो जाएगी तापमान के साथ। तो सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग की तापमान पर निर्भरता को हम तापमान गुणांक, किससे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, किससे कर रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम TC बोलते हैं या तापमान गुणांक बोलते हैं, इसको हम बता रहे हैं। यह क्या है, यह होता क्या है, सामान्यतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए निश्चित तापमान बढ़ाने पर कितना वेग बढ़ेगा, इस बात की संभावना को व्यक्त करता है। क्या कह रहा हूं मैं, इस बात की संभावना को व्यक्त करता है। इसके अनुसार यदि हम किसी T डिग्री सेंटीग्रेड पर K की वैल्यू निकालें और T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर K की वैल्यू निकालें और इन दोनों का अनुपात ले लें, क्या ले लें बच्चों, KT+10 डिग्री सेंटीग्रेड और KT, इन दोनों को यदि हम T को हम कैपिटल भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को कैपिटल लिखे तो ज्यादा सही है, इसको कैपिटल लिखें। इनका जो अनुपात है, यही अनुपात टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर दो अभिक्रियाओं के, किसी एक अभिक्रिया के लिए, दो के लिए नहीं कहे, किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांकों के मान हम ज्ञात करेंगे, और यदि हम उनका अनुपात ले लें, वह अनुपात तापमान गुणांक कहलाता है। प्रायोगिक रूप से यह लगभग, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2 से 3 के बीच आती है। कितनी आती है, 2 से 3 के बीच आती है इसकी वैल्यू। अर्थात प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करने से रासायनिक अभिक्रियाओं की गति लगभग दुगनी या उसके आसपास बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। यह अनुमानित रेट में वृद्धि बताता है, किसके साथ, तापमान बढ़ने के साथ। ठीक है ना। क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन आया यदि TC की वैल्यू 1.8 है, कितनी है बच्चों, TC की वैल्यू 1.8 है,
कितने टेम्परेचर पर? 35 डिग्री रूम टेम्परेचर की बात कर लेंगे इस पर। रूम टेम्परेचर पर जब टीसी देखा गया, टीसी का मतलब रूम टेम्परेचर, और उससे 10 आगे का डिग्री का टेम्परेचर देखा गया, तो टीसी आया रूम टेम्परेचर से कहां पहुंचे? 35 पर पहुंचे, 35 डिग्री पर पहुंचे। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां से जब 35 पर पहुंचे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.8 ज्ञात किया गया। कितना ज्ञात किया गया? 1.8 ज्ञात किया गया। तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी? प्रश्न क्या है? जब हम 25 अर्थात रूम टेम्परेचर से 35 डिग्री पे जाते हैं, अर्थात 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.8 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 1.8 आ रहा है। प्रश्न आया 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान गुणांक अर्थात टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? चलिए हम देखें। जैसे हम 25 से 35 में गए, 25 से 35 में गए, 1.8 आ गया। अब हम 35 से 45 में जाएंगे, 1.8 और हो जाएगा, और हम 45 से 55 में जाएंगे तो 1.8 और हो जाएगा, अर्थात टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 5.4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5.4 हो जाएगी तापमान गुणांक की वैल्यू। कब? जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था उससे 35 होते हुए 55 कर दिया हमने। कितना कर दिया? 55 करने पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 5.4 आ जाएगी। अर्थात तापमान गुणांक क्या बता रहा था? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टेम्परेचर जो बता रहा था, इसकी संभावित, किसमें? संभावित निर्भरता। क्या बता रहा था? रासायनिक अभिक्रिया के वेग और तापमान की संभावित निर्भरता को व्यक्त कर रहा था टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके साथ साथ बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और तापमान में डेफिनेट रिलेशन अर्थात निश्चित संबंध को व्यक्त करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नीनियस। क्या नाम था? अर्नीनियस। इन्होंने एक रिलेशन दिया। क्या कह रहा हूं मैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए किसी भी तापमान पर उसके वेग स्थिरांक, उसके वेग में एक निश्चित संबंध को अर्नीनियस ने दिया। उन्होंने बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वह e की पावर एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस EA अपॉन RT के प्रोपोर्शनल होता है। अर्नीनियस ने क्या कहा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक का मान उसमें एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA अपॉन RT के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हटाया उन्होंने और एक नियतांक लगा दिया, जिसे इस नियतांक को हम आर्हीनियस नियतांक क्या कहते हैं? इसको ए क्या है? ए आर्हीनियस नियतांक है। इसी को ही हम आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति गुणांक। आर्हीनियस नियतांक को ही हम आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं। यहां के क्या है? के जो है वो है रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। ई एक्सपोनेंशियल है। और EA क्या है? EA किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। EA क्या है बच्चों? EA किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी है। और R जो है वह गैस कांस्टेंट है। क्या है? R गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हम लिखेंगे। और T जो है, T क्या है? केल्विन ताप है। इसमें
केल्विन में ताप है। T क्या है? T केल्विन में ताप है। यहां बच्चों एक नई टर्म आ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी, अर्थात सक्रियण ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। यह क्या है? अभी तक इस पद की व्याख्या हमने नहीं की थी। क्या कह रहा हूं मैं? इस पद की व्याख्या अभी तक हमने नहीं की थी। अर्डिनेट समीकरण की व्याख्या करने से पहले हम इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि यह एक्टिवेशन एनर्जी किस प्रकार की टर्म है, यह क्या है। इसको समझने के लिए हम एक सिद्धांत अपनाते हैं जिसका नाम है संघट्य सिद्धांत। क्या है? संघट्य सिद्धांत, कोलोजन थ्योरी। एक हम सिद्धांत की व्याख्या करते हैं जिनका नाम है संघट्य सिद्धांत अर्थात कोलोजन थ्योरी। ठीक है ना? इसके कुछ पोस्टुलेट हैं जिनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले, जब भी दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उनके मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रिया केवल और केवल उनमें कोलोजन के फलस्वरूप हो गया था, उनमें आपस में टकराने के फलस्वरूप हो गया था। क्या कह रहा हूं मैं? अणुओं के बीच, अणुओं के मध्य रासायनिक क्रिया उनके संघट्य, कोलोजन ज्यादा अच्छा लिखना होता बेटा, है ना? संघटन या संघट्य थोड़ा क्लिष्ट होती ना बच्चों हिंदी। संघट्य के कारण होती है। क्या कह रहा हूं मैं? जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस होती है उसमें रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में कोलोजन करते हैं, आपस में टकराते हैं। संघट्य को टकराना भी लिख सकते हैं, है ना? आपस में टकराते हैं तभी रासायनिक अभिक्रिया होती है। नंबर दूसरा, रासायनिक क्रिया टकराने वाले केवल उन्हीं अणुओं के बीच होती है, अणुओं के मध्य होती है, मध्य होती है, जिनका संघट्य लिख की जगह टकराव लिख देता है ना। टकराव एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। ये एक नई बात आ गई बच्चों, है ना? क्या आ गई? मतलब कोलोजन सभी अणुओं के बीच नहीं होता। कोलोजन तो सबके बीच हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन केवल वही मॉलिक्यूल प्रोग्रेस करेंगे जिनका कोलोजन एक निश्चित ओरिएंटेशन में होगा। क्या कह रहा हूं मैं? एक निश्चित ओरिएंटेशन में होगा। इसको मिटा के थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा लेना, नोट कर लेना पॉज करके। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला प्रश्न, A2 और B2 केमिकल रिएक्शन करके 2AB बना रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार तो A के मॉलिक्यूल हैं और B के मॉलिक्यूल हैं, वह आपस में जब भी रिएक्शन करेंगे तो इनमें आपस में क्या होगा? इनमें आपस में कोलोजन होगा। क्या होगा? टकराव होगा। ए और बी के मॉलिक्यूल में क्या होगा? आपस में टकराव होगा। ए और बी के मॉलिक्यूल में आपस में क्या होगा? आपस में इनमें कोलोजन होगा, तभी इनकी केमिकल रिएक्शन होगी। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब इनका ओरिएंटेशन सर्टेन होगा। सर्टेन का मतलब क्या होगा? निश्चित ओरिएंटेशन का मतलब ये जो टक्कर होगी, यह टक्कर व्यर्थ चली जाएगी। क्या चली जाएगी? यह टक्कर व्यर्थ चली जाएगी। इससे प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस नहीं होगी। अर्थात यह जो कोलोजन हुआ, यह सार्थक कोलोजन नहीं हुआ, अर्थात यह इफेक्टिव नहीं हुआ।
यह इफेक्टिव नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं इफेक्टिव कोलोजन होगा अर्थात वह कोलोजन जिससे प्रोडक्ट बन रहा है वो एक निश्चित ओरिएंटेशन में होना चाहिए। अब हमने माना निश्चित ओरिएंटेशन ये है ए और ए मिले और उसके सामने बी और बी आ जाए, अब इनका टकराव बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। यह दोनों एक दूसरे में चिपक जाएंगे, ए से ए मिल जाएगा, बी से बी मिल ए बी आपस में मिलकर यह 2AB बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? यह 2AB बना सकते थे। यह निश्चित ओरिएंटेशन था। क्या था? यह क्या था? डेफिनिट ओरिएंटेशन था। वो ये कह रहे थे कि सभी टकराने वाले अणु रासायनिक अभिक्रिया करके प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, केवल वही अणु रासायनिक अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाएंगे जिनका जो कोलोजन होगा अर्थात जिनका जो टकराव होगा वो एक डेफिनिट ओरिएंटेशन में होगा अर्थात एक निश्चित दिशा में होगा। केवल वही अणु प्रोडक्ट बनाएंगे और इस प्रकार के जो कोलोजन होंगे, इस प्रकार की जो टक्करें होंगी वह कहलाएंगी प्रभावी संगठन। क्या कहलाएंगी? प्रभावी संघट्य या प्रभावी टक्करें। इस प्रकार के जो टकराव होगा जिसमें मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाने की ओर अग्रसर होंगे उन्हें हम इफेक्टिव कोलोजन कहेंगे। क्या कह रहा हूं मैं? उन्हें हम इफेक्टिव कोलोजन कहेंगे। ये बात भी आपकी समझ में आ रही है ना? पहली बात क्या थी? केमिकल रिएक्शन कोलोजन के द्वारा होती है। दूसरी बात ये थी सभी कोलोजन केमिकल रिएक्शन को प्रोग्रेस नहीं करेंगे, केवल वही कोलोजन केमिकल रिएक्शन को प्रोग्रेस करेंगे जो कोलोजन इफेक्टिव होंगे अर्थात जिनका ओरिएंटेशन एक निश्चित डायरेक्शन में होगा, वही टक्करें इफेक्टिव होंगी। तीसरा, प्रत्येक नंबर 30 की बात कर रहा हूं मैं। प्रत्येक प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं के बीच एक निश्चित अमाउंट की एनर्जी संलग्न होती है, संलग्न होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये नई बात और आ गई है बच्चों। वो ये कह रहे हैं इफेक्टिव कोलोजन केवल वही मॉलिक्यूल करके प्रोडक्ट बनाएंगे। इफेक्टिव कोलोजन तो हो गया, अब प्रोडक्ट बनना है। इसके बाद प्रोडक्ट वही इफेक्टिव कोलोजन वाले मॉलिक्यूल बनाएंगे जिनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। निश्चित क्या होगी? इनके पास निश्चित ऊर्जा होगी। इनके पास क्या होगी? अगर निश्चित ऊर्जा संलग्न है तभी यह प्रोडक्ट बनाएंगे। अर्थात प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 बातें मुख्य हो गई बच्चों। सबसे पहली बात हो गई है अणुओं में क्या होगा? अणुओं में टकराव होगा। ठीक है, अणुओं में टकराव होगा। दूसरा, निश्चित दिशा में टकराव होना चाहिए अर्थात सर्टेन ओरिएंटेशन होना चाहिए अणुओं का, तभी टकराव होगा। तीसरी बात, निश्चित ऊर्जा संलग्न होनी चाहिए उनके पास। निश्चित ऊर्जा संलग्न होनी चाहिए किसके पास? अणुओं के पास। अणुओं के पास संलग्न इस कुल ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा। अभी इसको हम एक ग्राफ से बताते हैं बच्चों, इसको मिटा दें, एक ग्राफ से बताते हैं तब आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम जान चुके थे कि अर्नियस ने तापमान और रेट कांस्टेंट का एक संबंध दिया था, वह k e⁻e/RT था। इसके अलावा a एक अर्नियस कांस्टेंट या आवृत्ति गुणांक था। अर्नियस में के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी थी उसकी हमने व्याख्या की थी और हमने बताया था
जब भी केमिकल रिएक्शन होगी मॉलिक्यूल के बीच टकराने के कारण होगी। दूसरी बात, केवल वही टक्कर इफेक्टिव होगी अर्थात वही प्रोडक्ट की ओर अग्रसर होगी जो इफेक्टिव कन्वर्जन होगा अर्थात जिनका डायरेक्शन निश्चित होगा। निश्चित ओरिएंटेशन होना अनिवार्य है अगर प्रोडक्ट बनाना है। दूसरी बात, यदि मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बनाना है तो उसके साथ निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होना अनिवार्य है। इस बात को हम समझते हैं बच्चों, ग्राफ से समझते हैं। हमने एक केमिकल रिएक्शन लिखी, A2 + B2 के पास इतनी एनर्जी खुद की है, ये इसकी एनर्जी है, ये इसकी ऊर्जा है और ये अभिक्रिया की प्रगति है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति। ये रिएक्शन इस प्रोग्रेस हो रही है, ये एनर्जी लेवल है इसका। हमने माना A2 और B2 के पास खुद की इतनी एनर्जी है, ये एनर्जी उनकी खुद की मॉलिक्यूल की एनर्जी है जिसको कि हम ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज उनके पास है। यह एक बैरियर है, यह एक एनर्जी बैरियर है। इतनी एनर्जी तो इनके पास संलग्न होनी ही चाहिए। यह इसमें कहा गया है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल स्पीशीज के पास, रिएक्टेंट स्पीशीज के पास होना अनिवार्य है। यह एनर्जी बैरियर है। हमने देखा ये जो A2 और B2 थे, इनका सर्टेन ओरिएंटेशन हुआ, इफेक्टिव कन्वर्जन हुआ और इफेक्टिव कन्वर्जन के बाद उनकी एनर्जी यहां तक पहुंच गई, इस बैरियर तक उनकी एनर्जी पहुंच गई। यहां पर क्या करेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन की वह स्टेज होती है जहां केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही होती है और प्रोडक्ट बनने के लिए अग्रसर रहती है। मतलब प्रोडक्ट बनाने की स्थिति में आ गई है। इंटरमीडिएट रिएक्टेंट से प्रारंभ करके प्रोडक्ट बनने की इंटरमीडिएट रिएक्शन जो होती है वह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की होती है। यहां पर हमारी पहुंची, केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस हो गई और प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया, 2AB बन गया। ठीक है ना? जब यहां से यहां तक टोटल एनर्जी जो थी, ये टोटल एनर्जी यहां से यहां तक हमने बताया था अभी, इफेक्टिव कोलोजन करने वाले अणुओं के पास उपस्थित या उपलब्ध ऊर्जा की कुल मात्रा को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा। इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, इसलिए इसको ET से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इसको ET से लिख रहे हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यह टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इनकी रिएक्टेंट की एनर्जी, क्या कह रहा हूं मैं? रिएक्टेंट की एनर्जी में इतना बढ़ गया। कितना बढ़ गया बच्चों? रिएक्टेंट की एनर्जी में ये वाला अमाउंट बढ़ गया। ये जो अमाउंट बढ़ा, इस अमाउंट को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अर्थात रिएक्टेंट के पास खुद तो एनर्जी थी, ठीक है नहीं, इसको इतनी ऊर्जा और दे दी कि जो एनर्जी बैरियर था, यह क्या था? यह एनर्जी बैरियर था। यह एनर्जी बैरियर था। हमने इसको इतनी एनर्जी दे दी कि यह एनर्जी बैरियर तक पहुंच गया और एनर्जी बैरियर तक पहुंचकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया। इसको दी जाने वाली यह ऊर्जा इसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। अर्थात क्या है? सक्रियण ऊर्जा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसको पाकर वह एनर्जी बैरियर तक पहुंच जाते हैं, जिसको पाकर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी बैरियर तक पहुंच जाते हैं, वहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद प्रोडक्ट बना देते हैं। वह एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलेगी? एक्टिवेशन एनर्जी हम निकालेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी घटा देंगे, तो यह हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना? इस अमाउंट को टोटल एनर्जी में से घटा देंगे तो यह हमारी सक्रियण ऊर्जा अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। मैं दोबारा परिभाषा बता दूं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी क्रियाकारक अणुओं को दी जाने वाली ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होती है जिसको क्रियाकारक ग्रहण करके एनर्जी बैरियर तक पहुंच जाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं,
बाद में प्रोडक्ट बना देते हैं। बच्चों ये प्रोडक्ट की लाइन इसके नीचे भी आ सकती थी, यहाँ उस यदि यहाँ आई है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है, अधिक है, इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से अधिक है, अर्थात यह एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, यह एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। यदि यही लाइन नीचे आ जाती तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हो जाता है। इतना अंतर हो सकता है, यह लाइन जो होगी नीचे भी हो सकती है, रिएक्टेंट की एनर्जी से नीचे भी हो सकती है, तो वह एक्सोथर्मिक का ग्राफ हो जाएगा। यह एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बना हुआ है। आपको ये बात समझ में आ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी घटा दी, या रिएक्टेंट स्पीशीज को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए या एनर्जी बैरियर को पार करवाने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी, वह एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है ना, ये बात हम समझ रहे हैं। चलिए एक ग्राफ और बनाते हैं, इसको हम क्या करें, एक ग्राफ और बनाते हैं। हमने दिया काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं इसकी, क्या करो मैं, काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं हम इसकी, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख दे रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, और इसमें लिया हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, अर्थात अणुओं का अंश। क्या लिया, अणुओं का अंश। हमने अणुओं का अंश ले लिया, और अणुओं के अंश और उसकी काइनेटिक एनर्जी के बीच हम कर्व खींच रहे हैं। हमने माना T डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने कर्व खींचा, और इसका कर्व ये आया। थोड़ा और लंबा कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये इसका कर्व हमने क्या किया, T डिग्री सेंटीग्रेड पर कर्व है, इस पर T डिग्री सेंटीग्रेड पर कर्व है। हमने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा सा, इस टेम्परेचर को क्या किया, हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, T+10 कर दिया, और T+10 हमने किया तो ये T+10 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो यह आया। ये इसकी एनर्जी बैरियर थी, ये वाला क्या था, एनर्जी बैरियर था। T+10 का ऊपर आ गया, अच्छा ठीक है, नीचे यह इसका, इसको थोड़ा बेटा ले जाए, इसको इसके पार ले जाओ ना। ये इसका एनर्जी बैरियर है, ये क्या है, एनर्जी बैरियर है। यहां तक पहुंचना अनिवार्य था, ठीक है नहीं, यहां जो मॉलिक्यूल बनेंगे, यहां जो रिएक्शन होगी, ये जो एनर्जी होगी, ये जो एनर्जी होगी, यह एनर्जी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। क्या होगी, है एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ये जो अमाउंट होगा, ये इतना, ये जो अमाउंट होगा, डार्क अमाउंट जो है, वो T डिग्री सेंटीग्रेड पर इफेक्टिव कोलोजन करके प्रोडक्ट बनाने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, और यह जो अमाउंट होगा, यह T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस पर यह T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इफेक्टिव कोलोजन करने वाले मॉलिक्यूल होंगे, जो कि प्रोडक्ट बना रहे हैं, यह वह होंगे। ठीक है ना, ये जो है इस बिंदु पर मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, अर्थात अणुओं की संख्या तो यहां सबसे ज्यादा होगी। क्या कह रहा हूं मैं, इस टेम्परेचर पर अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी, लेकिन इफेक्टिव कोलोजन करने वाले अणुओं की संख्या यहां ज्यादा होगी। ठीक है ना, कहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी। और यहां जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा, उनके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, अर्नियस ने यही कहा है, अर्नियस ने कहा है जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यहां इस स्थिति में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वह e की पावर माइनस EA अपॉन RT के प्रोपोर्शनल होती है। वह भाग, अणुओं का वह अंश जो इफेक्टिव कोलोजन करके प्रोडक्ट बना रहा था, वह ये वाला भाग था। इस वाले भाग का जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वह e की पावर माइनस EA अपॉन RT के प्रोपोर्शनल होती है। यह बात अर्नियस ने हमें
बताई थी। ठीक है ना बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम जस्ट जहां हमने कालांश छोड़ा था, अभी टॉपिक छोड़ा था, हमने क्या छोड़ा था, k इक्वल टू था a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यह हमारी आर्हेनियस इक्वेशन थी, इसको हमें सॉल्व करना था और इससे हमें न्यूमेरिकल भी करने थे और अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी की गणनाओं के तरीके निकालने थे। चलिए इसके दोनों पक्षों में लॉग ले लें, लॉग ले लिया, लॉग के लॉग ए इंटू ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस एन, लॉग के लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर लगाया हमने लॉग के लॉग ए प्लस, अच्छा ये और होता है बच्चों, ये होता है m की लॉग होता है लॉग ऑफ m की पावर n इक्वल टू होता था n लॉग m। ये भी हमने पढ़ा है, पावर पहले आ जाएगी माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉग ई। ई आधार पर, किसी भी आधार पर उसी ही संख्या का लघु गुणन हमेशा एक होता है। पेन चेंज करना थोड़ा, तब क्या हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है ना, यह जो समीकरण है यह आर्हेनियस समीकरण है। इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते, थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दें, लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू वन अपॉन टी प्लस लॉग ए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब हम इसका कंपेरिजन करेंगे तो लॉग के और वन अपॉन टी के बीच हम कर्व खींचे, किसके बीच बच्चों, लॉग के और वन अपॉन टी के बीच हम कर्व खींचेंगे तो एक निगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी आएगी, निगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आएगी, जिसका जो इंटरसेप्ट होगा वो लॉग ए होगा और स्लोप जो होगी, स्लोप आएगी माइनस ई ए अपॉन आर, यह इसकी स्लोप आ जाएगी। सामान्यतः जब हम गणनाएं करते हैं तो लॉग का बेस 10 लेते हैं, 10 लेने के लिए इसमें 2.303 का गुणा कर देंगे, अर्थात 2.303 लॉग 10 हो गया, के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू वन अपॉन टी, 2.303 लॉग ए। पूरे समीकरण में 2.303 का भाग दे दें अभी तो आ जाएगा लॉग के इक्वल टू माइनस 2 ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू वन अपॉन टी प्लस लॉग 10 ए। इसकी भी हम तुलना कर सकते y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तब क्या होगा, तब भी लॉग के और वन अपॉन टी के बीच एक कर्व खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी, इंटरसेप्ट जो होगा वह लॉग ए होगा और स्लोप जो होगी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर होगी। चलिए इसके एक दो न्यूमेरिकल लगाते हैं, अभी इसको मिटाते हैं, नोट कर लो पॉज करके, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसके, लगाते हैं इसके, एक इस फॉर्मूले लगा लेते हैं, एक इसका लगा लेते हैं क्वेश्चन। पहले इसका लगाते हैं, किसी अभिक्रिया के लिए 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्टिवेशन
पेन चेंज करना थोड़ा बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी 19,137 जूल दी हुई है। कितनी हुई है? 19,137 जूल है। तो इसके लिए के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का मान ज्ञात करना है। और जो आवृत्ति गुणांक दिया है उसकी वैल्यू 100 दे रखी है। प्रश्न क्या है? किसी अभिक्रिया के लिए 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 19,137 जूल है। इसके लिए रेट कांस्टेंट निकालना है। उपरोक्त समीकरणों की सहायता से बच्चों किसी भी तापमान पर रेट कांस्टेंट निकाल सकते थे, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते थे। इस ग्राफीय मेथड से भी हम किसी भी तापमान पर रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कर सकते थे। चलिए इसको करें। हमें दे रखा है T दे रखा है 727। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में लेंगे और केल्विन में जोड़ने पर 1000 केल्विन आया। ए की वैल्यू दे रखी है 100 और EA हमें दे रखा है बच्चों 19,137 जूल। ठीक है ना? इनकी वैल्यू यहां पुट कर दें। चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। हमने लिखा log 10 K इक्वल टू 19,137 बटे 2.303 R और था बच्चों यहाँ पे ना, R और रहा होगा। और R की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 8.314 और टेम्परेचर रख दिया हमने 1000 केल्विन माइनस में है ना, प्लस log 100। ए की वैल्यू कितनी रख दी हमने? 100 रख दी है ना। ये 100 दी हुई है की वैल्यू। सॉल्व किया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इस पूरे का मान एप्रोक्स 1 आएगा। कितना आएगा इस पूरे का मान? एप्रोक्स 1 आएगा। तो डिग्री 1000 से 8000 आएंगे और 16000 उसमें लाके लगभग 19,000 के एक आसपास आएगा। 19,135 19,136 ऐसा आएगा। तो एप्रोक्स 1 आएगा प्लस log 100। जो log 100 होता है, log 100 की वैल्यू 2 होती है। कितनी होती है बच्चों? 100 की यहां लिख रहा हूं मैं log 10 की पावर 2 log 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो log 100 की वैल्यू 2 होती है। अर्थात आ गया log k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 1। और यूनिट किसमें दी है? k की वैल्यू इसकी आ रही है 10 की पावर 1। ठीक है ना? यह आप आसानी से याद कर रहे हैं ना बच्चों। यूनिट भी दिखा सकते हैं इसकी, सबकी यूनिट रखेंगे हम यहाँ पे, तो यूनिट भी आ जाएगी इसकी। अच्छा, दूसरा प्रश्न दिया है। एक हमें प्रश्न और दे रखा है। किसी रासायनिक क्रिया में log k वर्सेस 1/t का ग्राफ खींचने पर, किसके बीच? log k वर्सेस 1/t के बीच ग्राफ खींचने पर स्लोप जो आई, क्या कह रहा हूं मैं? log k और a बटे t के बीच ग्राफ खींचने पर स्लोप आई -5841। कितनी स्लोप आई? -5841। तो स्लोप की वैल्यू आई है। तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात हमें करनी है। चलिए हम एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इक्वल टू होता है माइनस EA अपॉन 2.303 R
इसको हमने सॉल्व किया, ई ए निकालना है तो माइनस स्लोप इंटू 2.303 इंटू आर, वैल्यू पुट कर दें इसकी हम। स्लोप की वैल्यू माइनस में है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5841 2.303 इंटू 8.314, और ये अप्रोक्स, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर रखा है बुक में, 111.800 आएगा, जूल में आएगा। हमने उसको किलो जूल कर लिया है, हमने इसको कितना कर लिया है, किलो जूल में कर लिया है। सर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी, 111.8 किलो जूल आ जाएगी। अर्थात उपरोक्त दो संबंधों से हम किसी भी तापमान पर सामान्य विधि द्वारा सूत्र में रख के और ग्राफीय विधि द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात कर रहे थे, ठीक है ना। अब एक सूत्र और बचा है जिसमें हम दो विभिन्न तापमानों पर एक्टिवेशन एनर्जी और उसके रेट कांस्टेंट का संबंध ज्ञात कर सकते हैं, और उनके ही क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बच्चों। इसको मिटा दें, फिर अगला टॉपिक करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, और दो विभिन्न तापों पर दो विभिन्न रेट कांस्टेंट के बीच अर्रहनियस समीकरण हम ज्ञात करते हैं, जो कि सामान्यतः सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसके प्रश्न सबसे अधिक आते हैं। हमने माना कि T1 तापमान पर जो हमारा रेट कांस्टेंट है, T1 तापमान पर जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और T2 तापमान पर रेट कांस्टेंट K2 है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखें अगर, क्या हो जाएगा बच्चों, log K1 इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1। ए अर्रहनियस कांस्टेंट है, आवृत्ति गुणांक कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी अगर केमिकल रिएक्शन है उसकी फिक्स रहेगी, है ना, टेम्परेचर फिक्स है तो फिक्स रहेगी। अच्छा अगला देखें, लॉग, सामान्यतः ये रिएक्शन ली जा रही है उनमें एक्टिवेशन एनर्जी में वेरिएशन नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी में वेरिएशन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना, फिक्स एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है। K2 इक्वल टू लॉग 10A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2। इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड मान लें, और सेकंड में से थर्ड में से सेकंड को घटा दें। सेकंड में से कोई भी घटा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी हम थर्ड से सेकंड को घटा रहे हैं, log K2 माइनस log K1 इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया जब घटाएंगे तो, इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1, और यह माइनस का इधर है क्योंकि घटा रहे थे ना, तो ये प्लस का हो गया, माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2। इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन क्या है, ये तो हो गया log m माइनस log n, यानी कि log m बटे n, K2 बटे K1। अच्छा आगे बढ़े, इसको हमने देखा, इसमें से कॉमन आ गया EA अपॉन 2.303 R, क्या बचा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस समीकरण से दो विभिन्न तापमानों पर यदि हमें वेग स्थिरांक ज्ञात हो किसी अभिक्रिया के लिए, तो हम उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते थे। इसको थोड़ा इस क्रम में भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, यही भी लिख सकते हैं हम, है ना। इस क्रम में भी इस समीकरण को हम लिख सकते हैं, एलसीएम लेके ये भी लिख सकते हैं। इस समीकरण के बहुत से सवाल आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न लगाते हैं, एक प्रथम कोटि की
अभिक्रिया का ताप 350 केल्विन से 400 केल्विन करने पर कितना, 350 केल्विन से 400 केल्विन करने पर उसकी दर 5 गुना बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है भाई? 5 गुना बढ़ जाती है। इसकी सक्रियण ऊर्जा क्या निकालना है बच्चों? सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करो। आर का मान दे रखा है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आर की वैल्यू दे रखी है। चलिए हमें क्या क्या दे रखा है हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है T1 दे रखा है 350 केल्विन और यहाँ पे हमने K1 की वैल्यू x मान ली। कितनी मान ली भाई? K1 की वैल्यू x है, कुछ नहीं दिया तो x मान ली। ये यह कह रहे हैं जब तापमान को 350 से बढ़ाकर 500 कर दिया। कितना कर दिया? 500 कर, 500 नहीं हो, 400 है ना, 350 से बढ़ाकर 400 केल्विन किया तो इसकी दर 5 गुना बढ़ गई। और हमने बताया था जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट होती है कि कंसंट्रेशन की पावर n होता है, x होता है या y होता है, कुछ भी होता है, अर्थात रेट कांस्टेंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेट 5 गुना होगी तो रेट कांस्टेंट भी उतने गुना बढ़ जाएगा। अर्थात इसके लिए K2 की वैल्यू जो हो जाएगी 5x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी K2 की वैल्यू? इसके लिए K2 की वैल्यू 5x हो जाएगी। अब अगर ये x है, तापमान बढ़ाने से 5 गुना बढ़े तो 5x हो जाएगी। इन वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यहाँ रखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है? log 10 है। K2 कितना दिया हुआ है? 5x। K1 कितना है? x। EA अपॉन 2.303, थोड़ा यहां लिख रहे हैं, जगह तो है ही हमारे पास। log K2 है 5x और K1 है x और ये है EA अपॉन 2.303। R की वैल्यू है 8.314 और यहां दिया है T2 माइनस T1 यानी कि 400 माइनस 350 बटे 400 गुणा 350। इसको सॉल्व किया, x से x कैंसिल हो गया और आया ये log 5 इक्वल टू EA इंटू आया इसमें 50, इनका डिफरेंस 50 आया और आया 2.303, 8.314 और 400 इंटू 350। ठीक है ना? ये इससे 7 टाइम कट गया। log 5 की वैल्यू होती है 0.7। कितनी होती है बच्चों? log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, 6990 होती है ना, हमने 0.7 बताया था आपको। इक्वल टू आया EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 400 इंटू 7। ठीक है ना? तो EA कितना आया? EA आएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 400 इंटू 7 इंटू 0.7। इन सब का बच्चों गुणा आपको इन सब राशियों का आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। जब इनका आप गुणा करोगे तो आंसर आएगा 37,474। क्योंकि हमने क्वेश्चन कर रखा है बच्चों बुक में, इसलिए हमें याद है। जूल पर मोल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 37,474 जूल पर मोल, है ना? अगर इसको हम किलो जूल में कर लेंगे तो यहाँ 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे अगर इसमें हम, तो आ जाएगा 37.474 किलो जूल पर मोल।
यह इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। इसको कैलकुलेट आप भी कर सकते हैं, आप करके देखना। यह इसकी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। प्रश्न था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का तापमान 350 से 400 किया गया, रेट 5 गुना बढ़ गई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इसको नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं इसके और करते हैं। किसी प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए 600 एवं 700 केल्विन ताप पर रेट कांस्टेंट अर्थात वेग स्थिरांक क्रमशः 1.6 गुणा 10 की घात -5 एवं 2.4 गुणा 10 की घात -3 सेकंड इनवर्स है। कितने बच्चों, सेकंड इनवर्स है। तो इसकी सक्रिय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, सक्रिय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है हमें, जब हमने T1 देखा, T1 600 था, उस समय हमारा K1 दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻5। जब T1 को 600 से बढ़ाकर 700 केल्विन किया तो हमारा रेट कांस्टेंट 2.4 इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक है ना। हमें EA की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला था log K2 अपॉन K1, ठीक है ना, इक्वल टू था EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। हम EA की डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। अच्छा, EA इक्वल टू हो जाएगा, EA इक्वल टू हो जाएगा log K2 अपॉन K1 मल्टीप्लाई 2.303 R इंटू T1 T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। सब की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें बेटा, है ना। इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो EA कितना आ जाएगा हमारा, log K2 की वैल्यू है, K2 की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻⁻3, 1.6 इंटू 10⁻⁻5। थोड़ा यहां से लिख देना, जगह कम पड़ जाएगी। तो EA इक्वल टू log T2 कितना है, T2 है 2.4 इंटू 10⁻⁻3 और इसका है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई R 8.314, फिर मल्टीप्लाई T1 इंटू T2 600 इंटू 700 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यानी कि 700 में से 600 माइनस हो जाएंगे, अर्थात आएगा log, ये इससे 4 बार कट गए और यह इससे 10 की पावर 2 आएगा और 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 4 इंटू 100, ठीक है ना। 2.303 8.314 600 700 डिवाइडेड बाई 100,
ये तो कैंसिल हो गया इससे। फिर क्या आया, इसकी वैल्यू आएगी log 4 प्लस log 100 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 6 4200 हो गया। डिवाइड में कुछ भी नहीं है। log 4 की वैल्यू होती है बच्चों 0.6, हमने पढ़ा था ना 2 की डबल हो जाएगी 4, प्लस इसकी वैल्यू होती है 2 log 100 की 2.303 8.314 4200, इसका हो गया 2.6 मल्टीप्लाई 2.303 8.314 इंटू 4200। इन सब का क्या करना पड़ेगा बच्चों, गुणा करना पड़ेगा और उसमें 1000 का भाग भी अभी भाग दे देते हैं, डिवाइडेड बाई, ये तो आ गया जूल में, और डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे हम तो किलो जूल में आ जाएगा। और किलो जूल के लिए हमने क्या किया, 1000 करके किलो जूल पर मोल हो जाएगा ना, किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ये 0 कट गया और यहां से भी 4.2 आ गया, कितना है 2.6 2.303 8.314 और 4.2, ठीक है ना। इनको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, अप्रॉक्स वैल्यू 209 किलो जूल आएगी, किलो जूल पर मोल। अर्थात इस केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का मान 209 किलो जूल प्रति मोल आएगा। इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं बच्चों। सामान्यतः सभी सवाल एक ही पैटर्न पे होते हैं, या तो हमें ग्राफिकल मेथड द्वारा स्लोप दी होगी और हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होगी, या एक टेम्परेचर एक रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगी तो वह इस समीकरण से हो जाएगी, ये वाली समीकरण जो होगी वो हो जाएगी। इसके अलावा 2 रेट कांस्टेंट और 2 टेम्परेचर के क्वेश्चन आएंगे तो वह इस इक्वेशन से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। जल्दी से जल्दी उपरोक्त यूनिट का एक बहुत मजबूत टेस्ट लिया जाएगा। आप लगातार नए नए कॉन्सेप्टों के लिए मुझसे जुड़े रहें। आपको हर समय निश्चित, नवीन और सटीक जानकारियां प्रदान की जाएंगी। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार स्टडी करने वाले सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।